अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर का आज अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारे सिर्फ दो ही पॉइंट है जो डिस्कस करना है। उनमें से पहला पॉइंट है इंटरनल एनर्जी और दूसरा पॉइंट है थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। उर्दू में इंटरनल एनर्जी को हम अंदरूनी तवानाई कहेंगे, यानी इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है अंदरूनी तवानाई उर्दू में, और थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स को हम बोलेंगे हरकियाती निज़ाम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आप देखो, पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इंटरनल एनर्जी, यानी अंदरूनी तवानाई। आप देखिए, जब हम किसी सिस्टम के अंदर की तवानाई की जब हम बात करेंगे, यानी हमको किसी सिस्टम के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर, यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की जब हम बात करेंगे, तो वो जो भी एनर्जी बनेगी हम उसको अंदरूनी तवानाई कहेंगे, क्योंकि वो उस सिस्टम का अंदर का मामला होता है। ओके, नाम से समझ में आ रहा है अंदरूनी तवानाई यानी अंदर वाली तवानाई। ओके, तो अगर हम यहाँ पर ये जो नाम है इंटरनल एनर्जी, इस पर से अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम ऐसा बोलेंगे द एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। या उर्दू में अगर बोलें तो उर्दू में क्या बोलेंगे, अंदरूनी तवानाई क्या होगी, तो वो तवानाई जो किसी सिस्टम के अंदरूनी हालत में हो, अंदरूनी अंदाज में पाई जाती हो, या किसी सिस्टम के अंदर पाई जाती है, उसे हम अंदरूनी तवानाई कहते हैं। ओके, लेकिन ये एकदम रैंडम डेफिनेशन होगी। अगर हम इसकी एकदम प्रॉपर डेफिनेशन बनाना चाहें तो देखिए, इसके लिए हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं एक बार उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि हमने एक कंटेनर लिए, जस्ट इमेजिन करो ऐसे पहले, फिर डेफिनेशन हम बाद में बना लेंगे इसकी। मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इस जगह पर हमने एक आइडियल गैस ली हुई है। आप यहाँ पे लिक्विड वगैरह भी ले सकते हो, ओके, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से इसको समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए हम गैस लेंगे। ओके, तो मान लो कि एक आइडियल गैस हमने लिए और इसको मैंने यहाँ पर पैक कर दिया हूँ। इसके अंदर एक ऐसा पिस्टन लगाकर एक ढक्कन से मैंने उसको पैक कर दिया। तो आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये जो आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर हम उनके मॉलिक्यूल्स को ये इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये सब इसके ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सवाल ये आएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रुके हुए नहीं होते। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से आज़ाद होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ में कोई कशिश, कोई दफ़ा नहीं होता। ओके, वो एक दूसरे के लिए उनके दरमियान जो बैन्स आलमी कुव्वत कशिश है वो ज़ीरो होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती नहीं है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है और ये बिल्कुल आज़ाद है एक दूसरे से, तो दे कैन मूव एनीवेयर, वो किधर भी हरकत कर सकते हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है वो किधर भी हरकत करते हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जिधर जगह मिले उधर चले जाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल मान लो इधर चला गया, ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, ये मॉलिक्यूल इधर चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे गया, कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी, ओके, बेतरतीब जाएगा, रैंडम मोशन करेगा। रैंडम मोशन की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी, यानी हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। वो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसी को बोलेंगे अंदरूनी तवानाई। ओके, अंदरूनी तवानाई का मतलब होगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो अंदरूनी तवानाई का मतलब होगा इस सिस्टम में पाए जाने वाले सालमात की, यानी मॉलिक्यूल्स की तवानाई बिल हरकत। और ये तवानाई बिल हरकत कौन सी हरकत की वजह से? बेतरतीब हरकत की वजह से, यानी सालमात की बेतरतीब हरकत की वजह से जो तवानाई बिल हरकत पैदा होगी उसका नाम अंदरूनी तवानाई है। ओके, क्लियर? तो ये है डेफिनेशन, या ये है उसका मेन कंसेप्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पॉइंट्स की तरफ जो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़े थे। उनमें से एक कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एक कंसेप्ट जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी की सनद उर्दू में। और दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। याद रखो, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस अंदरूनी तवानाई को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले तो आप याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी द स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। यानी किसी चीज़ की स्टडी करने के लिए जितने आपको
कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ये बोलना था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली एनर्जी कांस्टेंट होती है। कोई भी एक डिग्री ऑफ, यानी अगर आप एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको जो एनर्जी मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी और उसकी वैल्यू होती है हाफ kBT। तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए। इसको अब हम इंटरनल एनर्जी के लिए कैसे यूज़ करेंगे उसको आप एक बार अच्छे से पूरा ध्यान देकर आप इधर देखिए। साथ ही साथ आप ये 2 पॉइंट्स की डिटेल्स के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वो जो वीडियो लेक्चर है तो उसको आप एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो अपने अभी के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी, ओके, जिसको आमतौर पर हम यू से जाहिर करेंगे, तो ये बेसिकली होता है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का नाम अंदरूनी तवानाई है। ओके, अगर ऐसा है, अगर अंदरूनी तवानाई का मतलब मॉलिक्यूल्स की सालमात की तवानाई बिल हरकत अगर है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जब हम एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो तवानाई बिल हरकत होती है, जिसको मैंने ई सफिक्स के से डिनोट किया था स्मॉल लेटर में, याद करो आप लोग, तो स्मॉल ई सफिक्स के यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इसकी वैल्यू हमको मिली थी 1/2 kBT के बराबर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो वो मोनो एटॉमिक है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 3 से, अगर वो डायटॉमिक है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 5 से, और इस तरह से फॉर्मूले बदलते चले गए थे। ओके, अलग अलग। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, सपोज करो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, यानी यहाँ पर याद रखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, EK = 3/2 kBT। ओके, क्लियर, ये समझ में आया सब लोगों को। यानी मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2 kBT। ओके, अब एक काम करते हैं, 3/2 ये जो kB है इसको हम इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस लाते हैं। आप लोग याद रखना, ये जो kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमने लिया था R/Na की जगह पर। R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। तो kB का मतलब R/Na है, इसका मतलब मैं यहाँ पर R/Na ले सकता हूँ × T। ओके, देखो आप लोग क्या किए, kB की वैल्यू उठा के रख दिए। अब आप एक काम करो, इस Na को इधर शिफ्ट कर दो। जब आप Na को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, EK × Na = 3/2 RT। और ये क्या है, इस पर गौर करो। EK का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक साल में की तवानाई बिल हरकत, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, सालमात की वो तादाद जो 1 मोल में होती है। ओके, मतलब ये जो चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई, ये मिल गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। क्लियर, आप एक बार फिर से देखो, इसको दोबारा से देखो आप। EK का मतलब है एक साल में की तवानाई और Na का मतलब है सालमात की तादाद। तो जब आप एक साल में की तवानाई को सालमात की तादाद से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल तवानाई मिल जाएगी। लेकिन किसकी मिलेगी टोटल तवानाई, तो टोटल तवानाई मिलेगी आपको 1 मोल की, क्योंकि ये Na जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल है। ओके, इस तरीके से फॉर्मूला जो हमको मिला एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल पर से 1 मोल के लिए, वो फॉर्मूला हमको मिला 3/2 RT। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ एक बार। आप देखो, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 3/2 kBT। और अगर हम 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी = 3/2 RT। ओके, याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक्चुअली ये ही होती है अंदरूनी तवानाई। ओके, तो अंदरूनी तवानाई की कीमत आ जाएगी 3/2 RT के बराबर या 3/2 kBT के बराबर, अगर एक मॉलिक्यूल यानी एक साल में की अगर बात हो तो। ओके, ये था कंसेप्ट मोनो एटॉमिक गैस के लिए। यहाँ पर आप याद रखो, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस हटाता हूँ
उसकी जगह पर अगर डायटॉमिक ले लेते हैं तो देखो क्या चेंजेस आ जाएंगे। कुछ चीज़ें बदलेंगी इसके अंदर। सबसे पहले सपोज करो कि हम डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। तो डाई एटॉमिक गैस की दो टाइप्स थे, एक था रिजिड और एक था नॉन रिजिड। ओके, अगर मैं रिजिड मॉलिक्यूल लेता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे 5, और अगर नॉन रिजिड लेता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे 7। बराबर है, आप इनकी सारी डिटेल्स पहले मौजूद हैं इसलिए उसमें आप देख सकते हो। ओके, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो इसका मतलब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर निकालते हैं तो वो आएगा 5/2 kBt। ओके, यानी ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अगर मैं एक मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा 5/2 RT के बराबर। ये रिजिड वाले मॉलिक्यूल की बात हो गई। अगर नॉन रिजिड ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, EK = 7/2 kBt, और 1 मोल के लिए अगर लेंगे तो वो आ जाएगा 7/2 RT। ओके, तो ये थी कहानी। मतलब इस तरीके से हम मोनो एटॉमिक या डायटॉमिक गैस के लिए अंदरूनी तवानाई मालूम कर सकते हैं। ये हो गया इसका मेन कंसेप्ट। आइए अब हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम अपने बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। ओके, देखिए इस सवाल के अंदर आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एर्गॉन एंड ऑक्सीजन। ओके, दो अलग अलग गैसों के नाम दिए। पहली जो गैस है उसका नाम है एर्गॉन और दूसरी जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। तो मैं पहले आपको एर्गॉन के लिए करके बताता हूँ। आप देखो एर्गॉन जो है जिसका सिंबल AR होता है, ये एक इनर्ट गैस है। ओके, यानी 0 ग्रुप में रहती है और पीरियडिक टेबल के अंदर इसका जो प्लेस है वो 0 ग्रुप में है। ओके, इसमें क्योंकि ये इसका ऑक्टेट पूरा होता है तो ये किसी के साथ कोई रिएक्ट वगैरह नहीं करती, और इसीलिए जब हम इसका मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका मॉलिक्यूल इसका एक ही एटम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनो एटॉमिक गैस है। जब मैं ऑक्सीजन की बात करूँगा तो ऑक्सीजन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O2। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसका मतलब ये है डाई एटॉमिक गैस। तो बस ये दोनों में फ़र्क है। एर्गॉन जो है वो मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है। ओके, एर्गॉन मोनो एटॉमिक है, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3, और ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 5 अगर वो रिजिड है तो, अगर हम उसका मॉलिक्यूल को रिजिड मान रहे हैं तो, और अगर हम उसका मॉलिक्यूल नॉन रिजिड लेते हैं तो फिर 7 लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हमको बोला है इंटरनल एनर्जी। तो अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 kBt के बराबर। और अगर आप इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल अगर बात कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा EK या फिर U = 3/2 RT के बराबर। ओके, ये हो गया एर्गॉन के लिए। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के लिए कर सकते हो। ऑक्सीजन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो वो आ जाएगा 5/2 kBt, और अगर आपको 1 मोल के लिए निकालना है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी वो आ जाएगी 5/2 RT के बराबर। ओके, इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है हर हरकियाती निज़ाम यानी थर्मोडायनामिक सिस्टम। आप याद रखो ये जो वर्ड है थर्मोडायनामिक सिस्टम, याद रखना कि थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। ओके, द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब थर्मोडायनामिक स्टडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। सपोज़ करो कि अगर मैं ये इस तरीके से कोई एक बॉडी लेता हूँ और सपोज़ करो कि हम इस बॉडी को की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखो कि ये जो बॉडी है ये बन जाएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके, थर्मोडायनामिक सिस्टम जिस जगह पर एंड हो रही है तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे बाउंड्री। ओके, बाउंड्री मतलब सरहद, उर्दू में हम उसको सरहद बोलेंगे। और बाउंड्री के बाहर कौन है, तो बाउंड्री के बाहर है सराउंडिंग।
ओके, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये अतराफ या फिर आप उसको माहौल कह सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये तीन चीज़ें क्लियर होना चाहिए। सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है और माहौल क्या है। ओके, तो सिस्टम या निज़ाम का मतलब रहेगा वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, थर्मोडायनामिकल स्टडी कर रहे हो, उसको सिस्टम बोलेंगे। थर्मोडायनामिकल सिस्टम ने जिस थर्मोडायनामिक सिस्टम को जो चीज़ कवर कर रही है, जहाँ पर सिस्टम ख़त्म हो रही है यानी कवर करने वाली उसकी सरहद जो है उसको बोलेंगे बाउंड्री। और थर्मोडायनामिक सिस्टम की बाउंड्री के बाहर का जो मामला होता है वो सराउंडिंग है, यानी वो उसको माहौल या अतराफ कहेंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम का, या उसकी डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, अब सवाल आएगा कि थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने किस्म के होंगे। तो याद रखो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं। ओके, और ये 3 तरह के जो थर्मोडायनामिक सिस्टम हैं बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम ये वाली है, इस तरह से यहाँ पे एक सिस्टम ले लेते हैं। ओके, अगर इस सिस्टम में से सपोज करो कि हीट जो है वो बाहर जा रही है और साथ ही साथ इसमें से मैटर जो है वो भी बाहर जा रहा है, मतलब हीट यानी तवानाई, हरारत, तपिश बाहर जा रही है सराउंडिंग में, और इसमें से मादा भी बाहर जा रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब खुला निज़ाम। खुला निज़ाम मतलब ऐसा निज़ाम, ऐसा हर हरकियाती निज़ाम जिसमें से मादा और तवानाई दोनों माहौल में जा सकते हैं, दोनों माहौल में जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओके, अब आप देखो दूसरी जो सिस्टम यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं वो ये है कि मान लो आपने ये एक सिस्टम लिए और इस सिस्टम में से हीट जो है वो बाहर जा रही है। ओके, सिर्फ हीट, अकेली हीट जो है वो बाहर जा रही है, मादा जो है, मैटर जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर मैटर बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ हीट अगर बाहर जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम, बंद निज़ाम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ओनली हीट इज एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम यानी बंद निज़ाम। बंद निज़ाम ऐसा निज़ाम होता, ऐसा हरकियाती निज़ाम होता है जिसमें से हरारत या तपिश तरफ में जा सकती है लेकिन मादा नहीं जाता। ओके, और मान लो कि आपने एक तीसरा सिस्टम लिए, यहाँ पर एक तीसरा सिस्टम, और ये सिस्टम में से ना हीट बाहर जा रही है ना एनर्जी बाहर, ना हीट बाहर जा रही है ना मैटर बाहर जा रहा है, दोनों भी बाहर नहीं जा रहे। अगर हीट और मैटर दोनों भी बाहर नहीं जाते हैं इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है मुलहिद निज़ाम। मुलहिद यानी जो अलहदा हो, जो बिल्कुल अलग थलग हो, जिसका माहौल से, अतराफ से कोई लेना देना नहीं हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ओके, तो मुलहिद निज़ाम इसको बोलेंगे उर्दू में बंद निज़ाम, और इसको हम लोग बोलेंगे खुला निज़ाम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको तीनों के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। खुला निज़ाम मतलब ऐसा निज़ाम जिसमें से हीट और मैटर दोनों माहौल में जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम यानी बंद निज़ाम ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट जो है वो बाहर जा सकती है लेकिन मैटर बाहर नहीं जा सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम या मुलहिद निज़ाम ऐसा निज़ाम जिसमें से मैटर और हीट दोनों भी सराउंडिंग में नहीं जाते। ओके, दोनों भी अतराफ में नहीं जाते हैं, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम या मुलहिद निज़ाम। ओके, तो ये थी बात, मतलब ये कंसेप्ट है थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स का। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा और आपने तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग देखिए, अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो है हीट यानी हरारत का कंसेप्ट, कि हीट क्या होती है, यानी हरारत जो है वो बेसिकली वो क्या चीज़ है। तो जैसा हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हरारत जो है वो बेसिकली तवानाई है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कैसे होगी, तो इसको हम अलग अलग तरीक़ों से समझ सकते हैं। आप याद रखिए कि अगर आपने यहाँ पर ये इस तरीके से कोई एक बॉडी ली है, मान लो एक
सपोज करो कि ये आपने एक सिस्टम लिए, ओके, तो और ये बाहर जो है ये इसकी सराउंडिंग है, तो इसमें हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में आना जाना कर सकती है, ओके। लेकिन ये आना जाना काय पर डिपेंड करेगा? तो डेफिनेटली ये आना जाना जो है, हीट का आना जाना जो है, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस पर, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पर 3 अलग अलग फिगर्स को यूज़ करके जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप इस फिगर पे नज़र डालिए। आप देखो इस फिगर में आपके पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है TS, ओके, और सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर है TE। यहाँ पर सराउंडिंग को इन्वायरमेंट बोला गया है, ओके, माहौल, आप उसको इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, ओके। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में टेम्परेचर TS जो है, अगर मान लो वो लेस है, अगर वो सराउंडिंग से कम है, इन्वायरमेंट से अगर वो कम है, तो फिर इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी जो है अंदर आएगी सिस्टम के अंदर, ओके। तो ये वाला जो केस होगा, इसमें हम बोलेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब Q जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया एक पहला पार्ट, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है सिस्टम के अंदर, यानी माहौल से, इन्वायरमेंट से सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो आ रही है, ओके। अब आप ये दूसरी फिगर की तरफ, इस पर आप गौर करो। अब देखो सेकंड ये जो फिगर है, इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि TS इज़ ग्रेटर देन TE, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बड़ा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है। तो जब आप सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा लोगे और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, हीट एनर्जी बढ़ गई है, और वो एनर्जी सिस्टम से निकलकर माहौल में जाएगी। आया समझ में? इसको हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी जो है इट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, यानी एनर्जी का फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, सिस्टम से बाहर की तरफ हो रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट। इसी तरीके से अब आप इस तीसरी फिगर के ऊपर ध्यान दो। तीसरी जो फिगर आप देख रहे हो, तो इस फिगर के अंदर आप देखिए कि इसमें सिस्टम का टेम्परेचर TS, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर TE, दोनों इक्वल है मान लो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जब दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हीट एनर्जी ना तो सिस्टम में आएगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी, यानी टोटल मिलाकर एनर्जी जो है वो बिल्कुल, हीट एनर्जी जो है उसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर हीट एनर्जी इज़ ज़ीरो, मतलब Q इज़ इक्वल टू 0। याद रखो कि हीट एनर्जी का मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ओके। यानी बेसिकली हीट एनर्जी का सीधा साधा मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी 3 तरह से हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होगी, या ये निगेटिव होगी, या 0 होगी, ओके। तो ये था कंसेप्ट, मतलब टोटल जो कंसेप्ट अभी हमने देखा, ये था ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के ताल्लुक से। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के अगले टॉपिक की तरफ। अपना आज का जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदरूनी तवानाई में होने वाली तब्दीली। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर पे नज़र डालते हैं। जो फिगर आपके सामने भी दिख रही है, इसमें आप देखो कि एक बर्नर के ज़रिए, सबसे पहले तो हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसके अंदर कोई एक गैस है, और उस गैस को अंदर रोकने के लिए हमने एक पिस्टन लगा के रखे, ओके। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो, तो वो पिस्टन है, और अंदर जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनिशियल स्टेट जो है वो ये है कि जब आपने बर्नर लिए और उसको जलाना शुरू, यानी आग से उसको जब गर्म करना शुरू किए, तो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये उसकी इनिशियल स्टेट हो गई। जब आप उसको गर्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी अंदर बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फाइनल स्टेट के अंदर मान लो कि उसका टेम्परेचर 200 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी सिस्टम, मतलब किसी गैस की अगर आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ाना हो, तो उसका सबसे बेस्ट या सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको हीट करो, आप उसको गर्म करो, ओके। यानी जब आप किसी सिस्टम को गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ओके। ये जो तरीका होगा, इस तरीके के अंदर हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम की बढ़ती चली जाएगी, ओके। मतलब टू राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर हमने किसी सिस्टम को गर्म किए, डायरेक्टली अगर उसको हीट एनर्जी देते चले गए, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ये है पहला सिस्टम, यानी पहला तरीका। अब आप देखिए
दूसरा एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हैं किसी सिस्टम की, और वो तरीका क्या है? तो अब आपकी फिगर, मतलब अब आपके स्क्रीन के ऊपर वो फिगर दिख रही है। आप देखिए, इस फिगर के अंदर आपको सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर है उसमें आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, उसमें गैस है, और इसका टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब सपोज करो कि आपने वो पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाया F और उसको अंदर दबा दिए। तो जैसे ही आप इसको अंदर दबाओगे तो अंदर जो गैस है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी, दबेगी। लेकिन जब गैस दबेगी तो गैस के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और प्रेशर के बढ़ने की वजह से उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगा, उनका उनका एक दूसरे के साथ टकराना बढ़ जाएगा, उनकी मोशन जो है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पिस्टन के दबाने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी गैस को दबाकर, यानी कॉम्प्रेस करके या उसके ऊपर वर्क डन करके भी इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हैं। ओके, तो ये थी बात, मतलब ये है कंसेप्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। तो इससे हमको क्या चीज़ समझ में आई? एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट एक समझ में आया, और वो ये है कि अगर हम किसी निज़ाम की इंटरनल एनर्जी को अगर बदलना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, उसको डायरेक्टली आप हीट बढ़ाओ, उसको हीट एनर्जी दो, उसको गर्म करते चले जाओ। जब आप उस सिस्टम को गर्म करते जाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कॉम्प्रेस करो, उस गैस को दबाओ। जब आप उस गैस को जब आप दबाओगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इस तरीके से इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमको उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएगी। ओके, तो यहाँ पर अब अपना आज का ये जो इंटरनल एनर्जी का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से जो है वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम लोग थर्मोडायनामिक का जो पहला जो कानून है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।